तो बच्चों अब आंख कान नाक गला खोल के इधर, ठीक है? सब एक्टिव है ना आप लोगों का? नींद में तो नहीं है ना? देखिए कल हमारा लास्ट हुआ था हिंदी भाषा का विकास क्रम, है ना? उसी चीज को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हिंदी भाषा के विकास क्रम को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझते हैं कि किस तरीके से हिंदी भाषा का विकास क्रम होने वाला है, ठीक है? देखिए हेडिंग है ज्यादा ही पतला हो जा रहा है, निप रुकिए। हिंदी भाषा का विकास क्रम। देखो हिंदी भाषा के विकास क्रम को मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, उसी चीज को थोड़ा सा और इस बार और रिबिल्ड करेंगे और थोड़ा डिटेल्ड करेंगे, ठीक है? ठीक। बच्चों जब सबसे पहले मानवीय सभ्यता का इवोल्यूशन हुआ तो पहले जो बातें होती थी वो लिपियों के आधार पे होती थी। किसके आधार पे होती थी? अब थोड़ा सा डिटेल्ड हो रहा ना, डिटेल्ड हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। मैं ये बता रहा हूं कि पहले संचार कम्युनिकेशन का जो माध्यम था वो लिपियों के आधार पे था। किस आधार पे था? लिपियों के आधार पे था। लिपि मतलब क्या? जो अलग अलग तरीके की हम भित्ति चित्र पे या स्तंभ पे या कहीं पे हम क्या क्या अलग अलग चिन्ह का प्रयोग करते थे ना, तो वो लिपि कहलाता है। वो लिपियों के आधार पे था, ठीक है? किस आधार पे था? लिपियों के आधार पे था। वो लिपियां कैसे होती थी बच्चों? तो कुछ लिपि चित्रात्मक लिपि होती थी। कैसे होती थी? चित्रात्मक लिपि होती थी कि नहीं? अरे इनिशियली जब आपाषाण काल में लोग रहते थे तो वो किस लिपि का प्रयोग करते थे? चित्रात्मक। फिर लिपियों के साथ साथ धीरे धीरे जब इंडस वैली सिविलाइजेशन आया बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता का काल आया, उस दौरान सिंधु घाटी सभ्यता में चिन्हों का प्रयोग किया जाने लगा। किसका प्रयोग करने लगे? सिंधु का, मतलब चिन्हों का। उसको आज हम और डिटेल कर रहे हैं ना, जो कल वाला था उसी को डिटेल कर रहे हैं। तो चित्रों का प्रयोग करने के बाद हमने स्पेशली संकेतों का भी प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? संकेतों का। तो इस दौरान 400 प्रकार के संकेतों का प्रयोग किया गया था। किसमें? इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान। और इस दौरान की लिपि को क्या बोलते थे? बताओ। वुस्ट्रोफेदन या एस आकार की लिपि या सर्पिलाकार लिपि बोलते थे या गौमूत्री लिपि बोलते थे, ठीक है? वुस्ट्रोफेदन लिपि, सर्पिलाकार लिपि का प्रयोग करते थे। धीरे धीरे बच्चों जब वैदिक साहित्य आया, क्या आया? वैदिक साहित्य आया। तो वैदिक साहित्य जब आया बच्चों, तो वैदिक साहित्य के दौरान ही दो तरीके के साहित्य जन्मे बच्चों। वैदिक साहित्य में प्रारंभ में क्या आया बच्चों? ऋग्वेद आया, ठीक है? क्या आया? ऋग्वेद आया। फिर उसके बाद क्या आया? यजुर्वेद आया, ठीक है? फिर क्या आया? सामवेद आया। और फिर इस तरीके से क्या आया? अथर्ववेद आया, है ना? ये दोनों अलग अलग टाइम पीरियड में आए। पहले ऋग्वेद आया, ऋग्वेदिक टाइम पीरियड, और फिर 3 आए। तो जब ये सब चीजें हुई बच्चों, तो इस दौरान स्पेशली जो वैदिक साहित्य है ये जनश्रुति साहित्य था। जैसे आप कभी हनुमान चालीसा आप खुद लिखे हो? अरे लिखते हो, बोलते समय नहीं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर सिंह लोग, आप ऐसा बोल दिए, लेकिन लिख रहे हो क्या? नहीं। तो जनश्रुति से आपने वो सीखा कैसे? सुन सुन के सीखा। तो आपके पास कोई चीज कैसे आई? सुन सुन के आई। ये कैसा साहित्य है? जनश्रुति साहित्य। लेकिन ये कैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, मतलब उसमें इसी तरीके से अब यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारते, जैसे मान लो ये है, तो ये क्या है? संस्कृत का प्रयोग। यानी वैदिक साहित्य में स्पेशली जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वो भाषा कौन सी है बच्चों? संस्कृत भाषा है। कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा है, ठीक है? कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा है। और संस्कृत भाषा धीरे से फिर जब और आगे इवॉल्व होगी तो उसको हम समझाएंगे। वैदिक साहित्य के साथ साथ बच्चों, और वैदिक साहित्य में लौकिक साहित्य का भी विकास हुआ है साथ साथ। किसका विकास हुआ है? लौकिक साहित्य। तो लौकिक साहित्य में क्या आता है? रामायण आता है, महाभारत आता है। क्या आता है बच्चों? रामायण, महाभारत, पुराण आते हैं, ठीक है? ये सब
तो ये भी किस में लिखे गए? ये कुछ संस्कृत में लिखे गए हैं और कुछ फिर अलग अलग भाषाओं में लिखे। अष्टाध्यायी का नाम सुने हो? अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखा गया क्या है पुस्तक है? तो पहली व्याकरण रचना कौन सी है? अष्टाध्यायी पाणिनि। आप ऐसे ही याद रखना, अष्टाध्यायी पाणिनि एक साथ। तो पाणिनि ने कौन सी बुक पुस्तक लिखी है? अष्टाध्यायी। तो यहाँ पे व्याकरण की पहली बार संकल्पना आई है बच्चों। पहली संकल्पना किसने डाली है? पाणिनि ने की है। और क्या है संकल्पना से? क्या नाम है उसका? अष्टाध्यायी पुस्तक का नाम है। अच्छा बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्याकरण? वी धन आकरण, वी धन आधन करण, मतलब क्या? भली भांति, हाँ भली भांति चीजों को समझना। तो व्याकरण का मतलब क्या होता है? वी धन आधन करण, यानी कि भली भांति चीजों को समझना। ठीक है, ये मैं कल बताया था बच्चों। अब मैं इसके बाद आपको बताया था कि प्राकृत भाषा का जो विकास है बच्चों, इसके बाद कौन सी भाषा डेवलप होती है? तो अगर आप एंसेंट हिस्ट्री को पढ़ोगे तो वैदिक साहित्य के बाद लौकिक साहित्य, इस दौरान महाजनपद काल आएगा, और जैसे ही महाजनपद काल आता है तो जैन धर्म इवॉल्व हो जाता है। तो इस दौरान एक लैंग्वेज आती है जो जनों की लैंग्वेज, जो जन भाषा है, उस लैंग्वेज का नाम क्या है बच्चों? प्राकृत भाषा। क्या नाम है? प्राकृत भाषा। अब प्राकृत भाषा की खासियत ये है बच्चों कि प्राकृत भाषा जो है वो एक बार डेवलप नहीं हुई, वो प्राकृत भाषा 3 बार डेवलप हुई है। मतलब वो 3 बार प्राकृत भाषा का अलग अलग फेज आया है। ठीक है, कितने बार आया है? 3 बार। तो देखिए कैसे। एक बार प्राकृत भाषा आई बच्चों, ध्यान दीजिएगा, 700 बीसी से लेके 500 बीसी के बीच, या इसको 500 बीसी मत करो, इसको 1 बीसी करो। फिर इस भाषा में परिवर्तन होगा बीसी से लेके 500 बीसी, एडी 1 एडी से लेके 500 एडी तक इकाई। फिर ये क्या होगा? 500 एडी से लेके 1000 एडी तक। एडी का मतलब बच्चों इकाई, ठीक है, बिफोर ईसा पूर्व है। तो प्रारंभ में बच्चों ये इस टाइम जब प्राकृत भाषा थी, जब प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जाता था, तो इस समय जैन साहित्य लिखे जा रहे थे। क्या लिखे जा रहे थे? जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। प्रारंभिक जैन साहित्य किस में लिखे गए थे? प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। फिर 1 एडी से लेके 500 एडी, है ना, इस दौरान क्या हुआ? इस दौरान बच्चों जैन साहित्य का डोमिनेशन नहीं रहा और साहित्य बदला, तो ये जनमानस की भाषा हो गई। लोग ऐसी भाषा में जीने लगे, तो जनमानस की भाषा हुई। अब इसी जनमानस की भाषा से, इसी प्राकृत भाषा से एक नई भाषा आएगी बच्चों, जिस भाषा को अपभ्रंश भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपभ्रंश भाषा। तो याद रखना, प्राकृत भाषा से ही कौन सी भाषा आई है? अपभ्रंश भाषा आई है। समझ पा रहे हैं? तो प्राकृत भाषा के कितने फेज हैं? 3 फेज है। एक ये टाइम पीरियड, एक ये टाइम पीरियड, और ये एक टाइम पीरियड। और अपभ्रंश भाषा के बच्चों बहुत सारे प्रकार हैं। अपभ्रंश भाषा के टोटल 5 से 6 प्रकार हैं। तो अपभ्रंश भाषा को हम जब भी लिखेंगे तो उसको अलग से सेपरेट करेंगे। तो ये एक प्राकृत भाषा का अगर आप टाइम पीरियड देखोगे बच्चों, तो कायदे से 500 बीसी का दो या 700 बीसी का दो, 700 बीसी से लेके कायदे से ये 1000 इकाई तक। समझ आया कि नहीं आया? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। प्राकृत भाषा के बाद कौन सी भाषा आई? तो याद रखिएगा बच्चों, पाली भाषा आई, है ना। पाली भाषा इतनी फेमस हुई, पाली भाषा इतनी फेमस हुई कि जितने भी बौद्ध साहित्य हैं वो किस में लिखे गए? पाली भाषा में लिखे गए। किस भाषा में लिखे गए? पाली भाषा में लिखे गए। तो पाली भाषा जो है, इसके बाद प्राकृत भाषा के बाद कौन सी भाषा आई है बच्चों? तो पाली भाषा आई है। पाली भाषा में स्पेशली क्या लिखा गया? तो बौद्ध साहित्य लिखे गए, है ना। क्या लिखे गए? बौद्ध साहित्य लिखे गए बच्चों। और एक चीज गौर करने वाली बात यह है कि जो बौद्ध साहित्य है, इसका एक्सपेंशन कहाँ कहाँ हुआ? तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, श्रीलंका, म्यांमार, चीन, जापान, कोरिया और आसियान नेशन में बच्चों बहुत सारे थे। वियतनाम, कंबोडिया, ब्रुनेई,
लाओस, है ना, कितने देश आते हैं, 10 से ज्यादा देश आते हैं, आसियान में 10 देश आते हैं। इन आसियान, इन सब देशों में बौद्ध धर्म प्रचारित हुआ। जब बौद्ध धर्म प्रचारित हुआ तो अपने आप बौद्ध धर्म किसमें लिखा गया था, पाली भाषा में लिखा गया था, इसलिए पाली अपने आप इन सब क्षेत्रों में गई। समझ आया कि नहीं आया, है ना। तो हमने क्या क्या चीज जाना, हमने जाना लिपि आई, चित्रात्मक लिपि, उसका सिंधु घाटी सभ्यता आई, सिंधु घाटी सभ्यता में संकेतों एवं चिन्हों का प्रयोग किया गया। बच्चों यहीं से फिर मैं आगे का चीज लिंक करूंगा, क्योंकि यहां से एक चीज आएगी जिसे मैं ध्वनि कहूंगा। क्या कहूंगा, ध्वनि। तो भाषा की, सुनिएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक इकाई, कैसी इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। मौखिक मतलब आपके मन में विचार आया, एक सेकंड के लिए, कि भाषा कैसे बनती है। आपके मन में विचार आया, विचार आया तो आपने बोला नहीं, पर आपके कान में एक कौवे की आवाज या बिल्ली कैसे बोलती है, तो आपके दिमाग, आपके कान ने सुन लिया कि बिल्ली कैसे बोलती है, सोचते ही आपके कान ने सुन लिया। क्यों सुन लिया, क्योंकि उसकी ध्वनि आपने पहले सुन रखी है। तो भाषा की वो इकाई, भाषा की वो इकाई जो मौखिक रूप से है, जो आपके मस्तिष्क में ही है, लिखित रूप में नहीं आई है, तो वो क्या कहलाती है, ध्वनि। और भाषा की वो इकाई जो आपके मस्तिष्क में तो है लेकिन ध्वनि के रूप में है, लेकिन जब लिखना होता है तो किसके रूप में आती है, वर्ण के रूप में। तो भाषा की लिखित इकाई जो सबसे छोटी है वो वर्ण। भाषा को, जब भाषा को लिखा जाता है, जैसे हमने भाषा के विकास क्रम को पढ़ा था, हमने भाषा के विकास क्रम में क्या पढ़ा था, किसी भी भाषा को सीखने के सबसे पहले क्या जरूरी होता है, सुनना। जब आपको सुनना सबसे जरूरी क्या होता है, सुनना। सुनने के अलावा क्या होता है दूसरा जरूरी, सुनोगे, सुनोगे तो क्या होगा, बोलोगे, जब बोलोगे तो फिर क्या होगा, बोलना सीख जाओगे, सुनना सीख जाओगे, तो फिर पढ़ना भी सीख जाओगे, और अंत में क्या सीखता है आदमी, लिखना। तो आप ऐसे ही समझिएगा कि सबसे पहले आपके मन में विचार आया, विचार कैसे आया, सुन के आया, तो आपके मन में विचार आया, विचार आया तो आपके मन ने, आपके कान ने रिकॉल भी किया। जैसे मैंने बोला गाय चारा खाती है, एक सेंटेंस बोला, या गाय बोला, या गाय की कोई आवाज बोली, या कौवे की आवाज बोली, तो आपके कौवे की आवाज, कौं कौं की आवाज सुना, तो आपके मन में आपने सोचा कौवे की आवाज, आप सोचो सभी लोग कौवे की आवाज, तो आप अरे कौवा बना दिए जाओगे भगवान के द्वारा अगले जन्म में कौवा नहीं बनना है कुछ अच्छा जानवर बोल दो भाई, ऐसा ऐसा जो पसंद है, ठीक है। वैसे मनुष्य जन्म तो मिलने वाला नहीं है अगली बार ठीक है। तो कहने का मतलब यह है बच्चों कि आपके मन में अगर विचार आया, जैसे ही आपके मन में विचार आया तो आपके मन के अंदर ही जहन में एक ध्वनि सुनाई दी, है ना। तो भाषा की मौखिक सबसे सूक्ष्म इकाई ध्वनि है। मौखिक जो मैं बोल रहा हूं, भाषा की वो इकाई जिसको मैं लिखूंगा, उसकी सबसे सूक्ष्म इकाई वर्ण है। और वर्ण के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन, कॉन्सोनेंट एंड वोवेल्स, ठीक है। अब देखिएगा, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। पहले क्या आया, पहले आया लिपि, लिपि के बाद क्या आया, संकेत चिन्ह, फिर क्या आया, संस्कृत, फिर क्या आया बच्चों, प्राकृत भाषा, फिर क्या आया, पाली भाषा। और पाली भाषा के जस्ट बाद कौन सी भाषा आएगी, तो याद रखिएगा बच्चों, पाली भाषा के बाद फिर प्राकृत भाषा का ही चरण आ जाएगा। अरे तीन कहते ना पाली प्राकृत भाषा, तो वापस से पाली भाषा के बाद कौन सी भाषा आएगी, प्राकृत भाषा, लेकिन फर्स्ट फेज वाली नहीं, सेकंड। अच्छा, इस पाली भाषा का टाइम पीरियड लिख देते हैं, ये भी बच्चों 700 बीसी या 500 बीसी से कर दो। 500 बीसी से ये होता है फर्स्ट बीसी तक, बिफोर क्राइस्ट, यीशु मसीह के जन्म के पहले की बात है, इसलिए बीसी का प्रयोग कर रहे हैं, बिफोर क्राइस्ट। अब बच्चों देखो, फर्स्ट एडी से वापस से पाली के बाद कौन सी भाषा आ जाएगी, तो वापस से प्राकृत भाषा आएगी। कौन सी भाषा आएगी, प्राकृत भाषा आएगी। और प्राकृत भाषा के जस्ट बाद बच्चों ये 500 साल तक चलेगी, इसके जस्ट बाद प्राकृत भाषा का ही टूटा हुआ रूप। तो अपभ्रंश भाषा का मतलब क्या होता है, आप समझिएगा। अपभ्रंश का मतलब होता है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, अपभ्रंश का मतलब होता है टूटा हुआ या विकृत रूप। क्या होता है, विकृत रूप, भाषा का विकृत रूप। तो प्राकृत भाषा का विकृत रूप क्या कहलाएगा, अपभ्रंश भाषा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपभ्रंश भाषा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर टूटा हुआ रूप का मतलब क्यों है, या टूटा हुआ क्यों है, क्यों बोलते हैं। तो जैसे बोलते हैं कद्दू को, कद्दू सुना, कद्दू, अबे सब्जी कद्दू, पंपकिन बोलते हैं अंग्रेजी में, अंग्रेजी में मतलब समझ जाए, कद्दू नहीं समझ पाया तो। अब देखो कद्दू को और क्या क्या बोलते हैं, मखना, और क्या बोलते हैं, कुमड़ा, और क्या बोलते हैं, रखिया, और क्या बोलते हैं,
जनगठिया। तो कितने नाम हुए? 4-5 नाम हुए ना। अब लेकिन कई बार ऐसा होता ना कि जैसे अब समझना ना, बघेलखंड के स्तर पे जो गाय का भैंस का मेन बछड़ा होता है उसको हमारे यहाँ पड़वा बोलते हैं, तो कहीं पे पडरू बोलते हैं। तो है तो वही, पर उसका टूटा हुआ रूप है ना, कहीं बा जोड़ दिए, कहीं ऊ जोड़ दिए, कहीं ए जोड़ दिए, कहीं ओ जोड़ दिए। यानी कि प्राकृत भाषा जो थी, जो उसमें जिस शब्द का प्रयोग करते थे, वो टूट के किस भाषा में आ गया? अपभ्रंश भाषा में आ गया। और कैसे आ गया सर? मैं नहीं समझ पाया, तो आपको बताते हैं कैसे नहीं समझ पाया, उसको दिखाते हैं। पहले अपभ्रंश भाषा समझे। ये अपभ्रंश भाषा ना बच्चों क्षेत्रों के हिसाब से बटेगी। कैसे बटेगी? तो ये अपभ्रंश भाषा पूरे भारत में फैलेगी। कैसे फैलेगी? पूरे भारत में फैलेगी, तो शाखाओं के रूप में फैलेगी। अच्छा, इसमें सबसे मुख्य शाखा जो है वो सौर सेनी अपभ्रंश है। कौन सा अपभ्रंश है? इससे भारत में फैलेगी। और कौन सा अपभ्रंश है ये? सौर सेनी अपभ्रंश। सौर सेनी अपभ्रंश मुख्य भाषा है। तो अब इस भाषा को पूरे भारत में फैलाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं कौन सी भाषा तक पहुंचा हूं बच्चों? अपभ्रंश भाषा। अब देखिएगा, अपभ्रंश भाषा को हम पूरे भारत में फैलाने वाले हैं। अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश भाषा फिर हिंदी भाषा का विकास करेगी, और हिंदी भाषा की 5 ब्रांच होंगी। ठीक है, कौन सी भाषा आने वाली है बच्चों? अपभ्रंश भाषा। कौन सी भाषा? अपभ्रंश भाषा। और अपभ्रंश भाषा कैसी होगी तो देखिएगा लाइन से। पहला, सौर सेनी अपभ्रंश। कौन सा अपभ्रंश? सौर सेनी अपभ्रंश। बच्चों सौर सेनी अपभ्रंश के बाद दूसरा जो अपभ्रंश है वो महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। आप याद करो, कल मैंने प्राकृत भाषा में महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी ऐसा कुछ लिखाया था, वो वही इसी का अगला रूप है। अब देखिएगा बच्चों, अर्धमागधी अपभ्रंश। अभी आप लिखते चलिए, आगे ऐड होते जाएगा। चौथा जो है बच्चों, मागधी अपभ्रंश। क्या? सौर सेनी अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और खश अपभ्रंश। खश अपभ्रंश होने का बच्चों एक और अपभ्रंश होता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे नाम है, लेकिन चलो, ब्राचड़ पैशाची अपभ्रंश। ये जो अपभ्रंश भाषा है ना, वो पूरे भारत में अलग अलग फैली हुई है। कुछ मतलब बहुत टफ नहीं है, समझिएगा क्या क्या। देखिए, ये ना बाद में जाके हिंदी भाषा से जुड़ेगा। अच्छा, आपको कल मैंने बताया ना, अपभ्रंश भाषा से ही कौन सी भाषा आई है? हिंदी भाषा आई। कल बताया था प्राकृत भाषा से कौन सी भाषा आई? अपभ्रंश। अपभ्रंश भाषा से कौन सी भाषा आई है? हिंदी भाषा आई। तो इसको समझिएगा बच्चों। देखिएगा, जो पश्चिमी हिंदी, बस आप लिखिए अभी पश्चिमी हिंदी शब्द कहाँ है, इसको जस्ट या जब हिंदी बताएंगे ना तो भी क्लियर होगा। एक कौन सी हिंदी है? पश्चिमी हिंदी। दूसरा है बच्चों राजस्थानी लैंग्वेज, है ना, राजस्थानी भाषा। और तीसरा जो है बच्चों गुजराती भाषा। कौन सी भाषा? गुजराती भाषा। आप ये देखिए कि सौर सेनी अपभ्रंश में कौन कौन आते हैं, तो पश्चिमी हिंदी आती है, राजस्थानी भाषा आती है और गुजराती भाषा है। महाराष्ट्री में क्या आएगी बच्चों? तो मराठी आएगी। क्या आएगी? मराठी। अच्छा, अर्धमागधी अपभ्रंश में क्या आएगा? तो पूर्वी हिंदी आएगी। पूर्वी हिंदी। सब जुड़ा हुआ है ना बच्चों, इंटरलिंक है। अब आपको क्या दिख रहा है? मागधी। तो मागधी में आ गया बिहारी भाषा। किससे दिख रही? मगध। मगध क्षेत्र बोलते हैं ना, मगध की राजधानी क्या थी? पटना। तो वहां पटना, स्पेशली वहां क्या बोलते हैं? बिहारी भाषा। और आपको पता है बंगाल प्रांत में बिहार आता था, अरे उड़ीसा भी आता था, तो उड़िया, बंगाली, ठीक है, उड़िया, बंगाली, असमिया, ये बच्चों सब कौन सी भाषा है? मागधी भाषा है। कौन सी भाषा है? मागधी भाषा। अर्धमागधी कौन सी है? पूर्वी हिंदी। महाराष्ट्री कौन सी है? तो मराठी।
और सौर श्रेणी में क्या हो गया, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। ठीक है, खास अपभ्रंश देखते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र में बच्चों कुमाऊनी, गढ़वाली। अच्छा, कुमाऊनी गढ़वाली कहाँ है बच्चों? उत्तराखंड को ना आप समझिए, उत्तराखंड जो स्टेट है, उत्तराखंड स्टेट में 13 जिले हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो उत्तराखंड को अगर 20 से काटोगे तो ऊपर की तरफ जो है वो वहां कुमाऊनी लोग रहते हैं और नीचे की तरफ जो है वो गढ़वाली लोग रहते हैं। मतलब उत्तराखंड में जो पहाड़ों पे रहते हैं स्पेशली वो कुमाऊनी कहलाते हैं, और जो नीचे की तरफ रहते हैं स्पेशली क्या कहलाते हैं, गढ़वाली कहलाते हैं। तो अगर उत्तराखंड स्टेट में ऊपर जाएंगे तो कुमाऊनी लैंग्वेज और नीचे जाएंगे तो गढ़वाली। ये कुमाऊनी लोग हिमाचल प्रदेश में भी रहते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सी भाषा बोल दी जाती है? कुमाऊनी। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में कुमाऊनी और नीचे गढ़वाली। बिहारी समझ गया, बिहार में उड़िया समझ गया, बंगाली समझ गया, असमिया समझ गया। ये सब बच्चों एकदम इजी है, मैं अभी मैप में ट्रेस कर दूंगा, हिंदी में मैं मैपिंग करा दूंगा, एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। मागधी भाषा, मागधी भाषा में क्या? बिहारी, उड़िया, बंगाली, असमिया। अब अर्ध मागधी में क्या आ रहा है बच्चों? पूर्वी हिंदी। अब पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी भाषा आएगी तो अभी आपको क्लियर कर देंगे कि पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी भाषा आने वाली है। पूर्वी हिंदी में बच्चों स्पेशली अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आने वाली है। इसको हम देखते हैं। अवधी भाषा कहाँ है बच्चों? अवध में होगी। बघेली कहाँ है? बघेलखंड क्षेत्र में। बघेलखंड का पठार याद आ रहा है? ठीक है, सब चीज को जोड़ते चलिएगा। और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज किसका हिस्सा है? अर्धमागधी का। अर्धमागधी क्लियर हुआ कि नहीं? अर्धमागधी मगध जैसा फ्लेवर आता है किसमें? अवधी भाषा में, बघेली लैंग्वेज में और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में, है ना? तभी तो एक जगह पड़वा, एक जगह पडरू है। अरे सेम भाषा है ना, बघेली भी और छत्तीसगढ़ी भी। तो बघेल बताया ना, बघेली भाषा में ये बोलते हैं। तो बघेलखंड की भाषा या इसी को बघेली बोल दो। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। महाराष्ट्र में कौन सी? मराठी। यहाँ पे कौन सी? पश्चिमी। अब देखो इसको मैप बना देते हैं, मैप बना के देख लेते हैं। उसके पहले ब्राह्मण पैसाची अपभ्रंश कहां पाया था? तो कुछ नहीं बच्चों, सिंध और पंजाब में, दो जगह, सिंध और पंजाब में। तो सिंधी भाषा और पंजाबी भाषा। क्लियर हुआ कि नहीं? अब देखिएगा, एक चीज समझिएगा बच्चों, आपको कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा होगा, कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा होगा कि इस हिस्से के नीचे भाषाओं के विकास में तमिल भाषा और मलयालम भाषा का अपना एक चक्र है। मतलब इसके नीचे हिंदी भाषा का विकास नहीं हुआ है। ध्यान से देखिए क्या बोल रहे हैं, ये भारत के नक्शे में, ध्यान से देखिए सभी लोग, ये भारत के नक्शे में क्या, ये नीचे की तरफ हिंदी भाषा का विकास नहीं हुआ है। किसका विकास हुआ है? हिंदी भाषा का विकास ऊपर हुआ है। अब वो अपभ्रंश भाषा है। कैसे? अब मैं बार बार बोल रहा हूं, हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश भाषा से हुआ है। किससे हुआ है? अपभ्रंश भाषा से। तो अपभ्रंश भाषा ऐड करना पड़ेगा आपको। अब देखिए, अगर मैं इस क्षेत्र में पकड़ूं, ये देखिए पश्चिमी हिंदी, तो ये वाला क्षेत्र हो गया और ये क्षेत्र हो गया। यहां कौन सी भाषा हो गई बच्चों? अरे बताओ, पश्चिमी हिंदी, और यहाँ पे पश्चिमी हिंदी। बच्चों सौर सेन क्षेत्र है। अरे 16 महाजनपद पढ़े थे तो उसमें सौर सेन क्षेत्र बताया था, नहीं पता होगा, इतना बुद्धि कहाँ है। सौर सेन क्षेत्र है। अरे दिल्ली वाले कौन सी भाषा बोलते हैं? तो थोड़ा सा टच कौन सा रहता है? पंजाबी सिंधी का, नहीं तो दिल्ली के खुद के लोकल का सौर सेन क्षेत्र का रहता है। तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। तो स्पेशली पश्चिमी हिंदी इधर है बच्चों। कुछ टच कहां पे देखने को मिलता है? दिल्ली में। अच्छा, मराठी कहां देखने को मिलती है? तो ये कहां पे होगा बच्चों? यहाँ पे मराठी। अब बच्चों दो चीजें हैं, एक मागधी है और एक अर्धमागधी। मैप से याद करोगे तो तुरंत याद होगा। अर्धमागधी में क्या क्या आएगा बच्चों? तो अर्धमागधी में ये देखो, ये क्षेत्र आएगा। ये पूरा क्षेत्र क्या हो गया बच्चों? अर्धमागधी हो गया। क्या हो गया?
अर्धमागधी। अच्छा, अर्धमागधी में कैसे हो गया, तो इसी में देखेंगे बच्चों, ध्यान से समझेंगे तो देखिएगा, अर्धमागधी में एक ऊपर की तरफ बच्चों अवध भाषा है। कौन सी भाषा है, अवधी। ये कौन सी भाषा है, अवधी। ये क्षेत्र में अवध बच्चों, तो अवधी भाषा। अच्छा, अब नीचे बात करोगे तो यहाँ पे बघेली, कौन सी भाषा, बघेली। और यहाँ पे कौन सी भाषा, तो छत्तीसगढ़ी। कौन सी भाषा, छत्तीसगढ़ी। तो बघेली, छत्तीसगढ़ी और अवधी। क्लियर हुआ, ठीक है। अब आगे अगर देखोगे कौन सी भाषा, मागधी भाषा। कौन सी भाषा, मागधी। तो देखिए मागधी भाषा को देखते हैं, तो ये बच्चों ये पूरा मागधी भाषा। कौन सी भाषा, मागधी भाषा। कैसे है, तो देखिए एक मागधी भाषा में कौन कौन सी भाषा, तो देखो बिहार का आदमी कौन सी भाषा बोलेगा, बिहारी। फिर यहाँ पे उड़िया, फिर यहाँ पे बंगाली, फिर यहाँ पे असमिया। क्लियर हुआ कि नहीं। तो ये कौन सी भाषा हो गई बच्चों, मागधी। ये कौन सी भाषा हो गई, अर्धमागधी। और ये कौन सी भाषा हो गई, सौर सैनी। ये कौन सी भाषा हो गई, महाराष्ट्र अपभ्रंशी, है ना, मराठी भाषा। तो देखो क्लियर होते जा रहा है किसे। अब देखो बच्चों दो तरीके की भाषा बच गई। एक की भाषा ये बचेगी जो कहलाएगा खस अपभ्रंश। तो इस क्षेत्र में कौन जो भाषा है बच्चों, वो कौन सी भाषा है, तो खस अपभ्रंश है। खस अपभ्रंश। खस अपभ्रंश में कौन सी भाषा बच्चों, दो भाषा। एक हो गई बच्चों पंजाबी और एक भाषा कौन सी हो गई, सिंधी। क्लियर हुआ कि नहीं। भाषाओं का चक्र समझिए अच्छे से। क्लियर हो गया, यानी कि खस अपभ्रंश क्लियर, मागधी क्लियर, अर्धमागधी क्लियर, महाराष्ट्री क्लियर, सौर सैनी क्लियर। अब सॉरी गलती हुई, ब्राचड़ पैसाची होगा बच्चों। ये खस अपभ्रंश बोलो, ब्राचड़ पैसाची। ये ब्राचड़ जो ऊपर लिखा है बच्चों, वो ब्राचड़ पैसाची है। ब्राचड़ पैसाची, पैसाची। खस अपभ्रंश में बच्चा कुमाऊनी गढ़वाली आ गई, तो खस अपभ्रंश में ये वाला क्षेत्र पे हो गया। कौन कौन सी भाषा का, ऊपर बच्चों आ जाएगी कुमाऊनी, क्या आ गई, कुमाऊनी। और नीचे क्या आ जाएगी बच्चों, गढ़वाली। और ये कौन सी भाषा है, तो खस अपभ्रंश। क्या है, खस अपभ्रंश। एकदम इजी है। आपको शुरू में कठिन लग रहा होगा, कैसे याद होगा, देखो मैप के माध्यम से तुरंत आपको याद आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं, ब्राचड़ पैसाची क्या है, खस अपभ्रंश क्या है, ये वाली भाषा क्या है, मागधी। ठीक है, ये भाषा क्या है, अर्धमागधी। ये भाषा क्या है, तो महाराष्ट्री अपभ्रंश। ये क्या है, तो सौर सैनी अपभ्रंश। कौन सा है, सौर सैनी अपभ्रंश। अच्छा बच्चों, अभी जो पश्चिमी हिंदी है ना, पश्चिमी हिंदी में बहुत सारी भाषाएं आती हैं, उसको बता देते हैं। तो सौर सैनी में मैं स्पेशली बच्चों किसको बताना चाह रहा हूं, पश्चिमी अपभ्रंश को बताना चाह रहा हूं। किसको बताना चाह रहा हूं, पश्चिमी अपभ्रंश को। पश्चिमी अपभ्रंश में बहुत सारी भाषाएं आती है ना, छोटी छोटी भाषाएं। यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए नहीं लिख पाया। देखो पश्चिमी अपभ्रंश में भाषा आएगी कन्नौजी, बुंदेली, ब्रज, खड़ी। तो कन्नौजी भाषा, कन्नौज बच्चों उत्तर प्रदेश की पूरी भाषा, तभी तो मैंने पश्चिमी हिंदी यहां रखा है उत्तर प्रदेश क्षेत्र में। ठीक हो, कन्नौजी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, इसके अलावा बुंदेली, हरियाणवी। मेरे ख्याल से भाषाओं को समझने में आप लोगों को तकलीफ नहीं होगी। कायदे से बच्चों अपभ्रंश भाषा के बाद एक और भाषा आती है। अपभ्रंश भाषा के बाद संक्रांति काल आता है, जिसे अवहट्ट भाषा बोलते हैं। लेकिन ये आपके लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं है, इसलिए इसको नहीं जानेंगे। अवहट्ट भाषा इसी का एक स्वरूप है जो बच्चों आएगा हिंदी भाषा। क्या आएगा, हिंदी भाषा। और हिंदी भाषा का इवोल्यूशन कब होगा, तो हिंदी भाषा का इवोल्यूशन होगा 1000 इकाई में, यानी 1000 इकाई में हिंदी भाषा का पहली बार होगा। 1100 इकाई में हिंदी भाषा क्या होगा, स्थायी रूप से पूरे भारत में फैल जाएगी।
और हिंदी भाषा कैसे है? तो अपभ्रंश भाषा का टूटा हुआ रूप क्या कहलाएगा? हिंदी भाषा। समझो, अपभ्रंश भाषा का टूटा हुआ रूप क्या कहलाएगा? हिंदी भाषा। अब ये सब हिंदी भाषा के टूटे हुए रूप है। समझ आया? क्योंकि अपभ्रंश भाषा है ना ये, अपभ्रंश भाषा से कौन सी भाषा बनी है? हिंदी भाषा। और हिंदी भाषा के साथ टूटे हुए रूप है। अच्छा, बिहारी लैंग्वेज में क्या क्या आता है बच्चों? हाँ, एकदम सही। तो बिहारी लैंग्वेज में आता है मैथिली, भोजपुरी, क्या 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 क्या, कोई एक और अच्छी भाषा बोला है? महुआ नहीं, मगही, मगही बोलते हैं उसको, मगही बोलते हैं, मगही। तो बिहारी भाषा में 3 भाषा अपने आप साथ, कौन कौन सी? मैथिली, भोजपुरी और मगही। अच्छा, अभी मैं हिंदी भाषा जब बताऊंगा ना, हिंदी भाषा में सबको जोड़ दूंगा एक साथ, सब एक साथ आ जाएगा। अब एक टेबल चार्ट बनाएंगे, समरी सभी भाषाओं। अच्छा, इसके भाषा के बाद अंतिम में कौन सी भाषा आएगी? अंत में एकदम यही मेन इंपॉर्टेंट है, ये कौन सी भाषा हो गई? हिंदी भाषा। हिंदी भाषा का विकास हो जाएगा। अब ये हिंदी भाषा को देखते हैं कैसे आएगी। एक चार्ट बनाएंगे बच्चों, हमने जो पढ़ा है ना उसी को समरी करके लिखना है बच्चों। पहली भाषा कौन सी? सौर सैनिक। दूसरी अर्ध मागधी, बीच वाली मध्य भारत की भाषा, पूर्व भारत की मागधी भाषा। ठीक है, इसके अलावा खस अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, और ब्राचड़ और पैशाची। ऐसी है? महाराष्ट्र आएगा, आएगा इसी में आ जाएगा सब। चलो एक और बना देते हैं। अगर मैंने अलग बताया तो एक्चुअली अपभ्रंश भाषा में महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। ठीक, अब देखिएगा करना क्या चाह रहे हैं। करना सिर्फ ये चाह रहे हैं, सौर श्रेणी में पश्चिमी हिंदी आई। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी भाषा आई? तो बच्चों कन्नौजी आई है ना, खड़ी बोली आई, बताते चलेगा, ब्रज भाषा आई, और क्या आई बच्चों? बुंदेली आई, और क्या आई? हरियाणवी। ठीक है, ये भाषा आई थी। अब इसी में ये कहां की भाषा हो गई बच्चों? ये स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया की भाषा हो गई। लेकिन वेस्ट इंडिया, राजस्थानी को पकड़ लेते हैं, और इसी के साथ साथ गुजराती। ऐसे था ना राजस्थानी और गुजराती, तो राजस्थानी और गुजराती में देखिएगा। राजस्थानी भाषा में देखो, मारवाड़ी, जयपुरी, कौन कौन से बच्चों? मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, गुजराती, मराठी, ये भाषाएं है। ठीक है, अर्धमागधी में कौन कौन सी भाषा आएगा बच्चों?
तो 3 भाषा आएगी। कौन कौन सी? एक अवधी, एक बघेली, एक छत्तीसगढ़ी। ठीक है। मागधी में कौन कौन सी भाषा आएगी बच्चों? तो मागधी में हमें एक होगी कौन सी? बिहारी। और बिहारी में कितनी भाषा होंगी बच्चों? 3 भाषा। एक क्या? मैथिली, एक क्या? भोजपुरी, और क्या बच्चों? मगही, फिर दूसरा बंगाली, तीसरा असमिया, चौथा बच्चों ओडिया। ठीक है। खस अपभ्रंश में कौन कौन सी भाषा आएगी? जल्दी बताइए। खस में आएगी कुमाऊनी, और बच्चों आएगी गढ़वाली। और ब्राचड़ पैसाची में सिंधी और पंजाबी। अब देखिएगा, तो ये समझो सभी भाषाओं के संयोग से कौन सी भाषा बनी? कौन सी बनी? आधुनिक हिंदी। ये चार्ट बनाना। क्लियर हुआ है? एकदम भाषा को हमने ऑपरेशन कर दिया। तो आप ये समझ में ना, अपभ्रंश भाषा से कौन सी भाषा आई है? हिंदी भाषा आई। क्लियर हुआ कि नहीं? हिंदी भाषा कैसे है? तो हिंदी भाषा के प्रकार है, हिंदी भाषा के प्रकार है, 5 प्रकार हैं। वो प्रकार अभी यहाँ पे बताएंगे। बच्चों एक्चुअली में क्या कहा जाता है, जो आपको महाराष्ट्रीय अलग से दिखे ना, वो महाराष्ट्रीय कायदे से यही सेट हो जाता है, सौर से नहीं। ध्यान दीजिएगा फिर से वापस एक इंपॉर्टेंट में, जो महाराष्ट्रीय उपभ्रंश है वो कायदे से कहां सेट हो जाता है? सौर सेनी या पश्चिमी हिंदी भाषा में सेट हो जाता है। जो महाराष्ट्रीय उपभ्रंश है कहां सेट हो जाता है? पश्चिमी हिंदी भाषा में। तो कितनी ब्रांच हुई? 1 2 3 4 5, 5 ब्रांच हुई। तो हिंदी भाषा की टोटल बच्चों 5 उपभाषा होती है। क्या बोल रहे हैं? 5 उपभाषा होती है, और जिसके अंदर 17 टोटल बोलियां होती हैं। 17-18 बोलियां बोलते हैं जनरली, 17 बोलियां और 5 उपभाषा होती है। अभी बोलियों के अंदर बहुत सारी बोलियां हैं, उसको कैलकुलेट मत करना, जैसे बिहार ये और अंदर अंदर मैंने बता दिया ना। बट आप ये समझो कि आधुनिक हिंदी में 5 उपभाषा और 17 प्रकार की बोलियां होती। ठीक है।
अब बच्चों आपने सब चीजें पढ़ ली, लेकिन एक तरीके की भाषा नहीं देखी। जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया क्या, बोली, याद है? बोली, बोली के बाद उपबोली, उपबोली के बाद उपभाषा, उपभाषा के बाद भाषा, भाषा के बाद क्या बताया, राजभाषा, है ना। संविधान के भाग 17 में, यानी संविधान के भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है, जो आर्टिकल 343 से 351 के बीच है, जिसमें दो भाषाएं जो है, मतलब दो आर्टिकल जो है वो संघीय से संबंधित है, 3 आर्टिकल जो है वो क्या प्रांतीय से संबंधित है, और 2 अन्य आर्टिकल जो है वो न्यायालयीन प्रावधान से संबंधित है, और अंतिम 2 आर्टिकल जो है वो अन्य विशेष शर्तों से संबंधित है। बताया था मैंने 343, 344 संघ की, 345, 46, 47 प्रांत की, 48, 49 न्यायालय की, 50, 51 अन्य विशेष भाषाएं या अन्य चीजों को लेकर बातचीत है। ठीक है, ये राजभाषा में मैंने बताया था। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि राजभाषा में मेरे को एक डेट बतानी है, 14 सितंबर। हमको राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो एक नया फैक्ट है, राजभाषा दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। तो राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? 14 सितंबर को। इसकी शुरुआत 14 सितंबर 1949 से हुई थी, 1949 से हुई थी, 24 सितंबर। क्लियर हुआ? राजभाषा, राजभाषा कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। ठीक है, अच्छा आगे समझेंगे बच्चों। राजभाषा के बाद मैंने बताया था राष्ट्रभाषा, बताया था। राष्ट्रभाषा के बाद मैंने आपको क्या बताया था? मातृभाषा बताया था। मातृभाषा के अलावा क्या बताया था? राजनयिक भाषा बताया था। और राजनयिक भाषा के बाद हमने क्या बताया था कि हिंदी भाषा, तो हिंदी भाषा को ऐसे बताया, हिंदी भाषा ऐसे आई। हिंदी भाषा के पीछे बहुत सारी भाषाएं हैं, तो जो भाषाओं का चक्र है वो क्लियर हो गया आपको, है ना। अब बच्चों इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है जो जनरली छूट जाता है, वो भी मैं बता देता हूं, शास्त्रीय भाषा। कौन सी भाषा? शास्त्रीय भाषा। तो अगली हेडिंग डालिए, शास्त्रीय भाषा। ठीक है, अब किसी भी शास्त्रीय भाषा का मतलब होता है क्लासिकल लैंग्वेज। जैसे अगर आप भारत के संदर्भ में बात करेंगे तो 8 क्लासिकल डांस है भारत के संदर्भ में, वैसे बहुत सारे डांस है। उसी तरीके से लैंग्वेज के संदर्भ में बात करेंगे तो टोटल 6 प्रकार की साहित्यिक भाषा है। कितने प्रकार की साहित्यिक भाषा है? 6 प्रकार के। तो इंडिया हैज अ 6 क्लासिकल लैंग्वेज, है ना। वो 6 क्लासिकल लैंग्वेज कैसे हैं? तो बच्चों तमिल है एक क्लासिकल लैंग्वेज। कौन सी है? तमिल। तमिल सबसे पहले क्लासिकल लैंग्वेज बनी थी बच्चों। पहली, तो पूछता है प्रश्न कि पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी थी? तो तमिल थी। कौन थी बच्चों? तमिल थी। दूसरी शास्त्रीय भाषा जो है बच्चों वो संस्कृत है। पहले की तमिल और संस्कृत। पहले आप शास्त्रीय भाषा रटिए, फिर शास्त्रीय भाषा का निर्धारण कैसे होता है ये भी बता देंगे, तो आपका शास्त्रीय भाषा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहली कौन सी भाषा है? तमिल। दूसरी कौन सी भाषा है? संस्कृत। तीसरी कौन सी है? तेलुगु। साउथ, अरे साउथ वाले छूट गए थे क्या? ऊपर वाले हिंदी में कवर हो गए तो साउथ वाले छूट गए थे, अब साउथ को कवर कर रहे हैं तो क्या हुआ? तमिल। तमिल के बाद संस्कृत, संस्कृत के बाद तेलुगु, तेलुगु के बाद कन्नड़, कन्नड़ के बाद मलयालम, मलयालम के बाद उड़िया। उड़िया हिंदी भाषा के क्षेत्र में आने वाली भाषा है, तो उड़िया, फिर मलयालम, फिर कन्नड़, फिर तेलुगु, फिर संस्कृत, फिर तमिल। याद हुआ कि नहीं? कौन कौन से 6 भाषा? चलिए बोलिए। पहला तमिल। कौन सा? तमिल। दूसरा संस्कृत। दूसरा संस्कृत। तीसरा तेलुगु। तीसरा तेलुगु। चौथा कन्नड़। पांचवा मलयालम। छठवां कौन सा? उड़िया। अब देखिए, पहले हम कठिन चीज लिखेंगे, फिर हम सरल चीज लिखेंगे। कितनी भाषा है टोटल?
पहले 6 भाषा लिख ही लेते हैं। चलिए बताइए कौन कौन से बच्चों। पहला तमिल, फिर संस्कृत, फिर तेलुगु, फिर कन्नड़, फिर मलयालम, फिर ओडिया। टोटल कितने क्लासिकल लैंग्वेज हो गई बच्चों? 6 क्लासिकल लैंग्वेज हो गई, है ना। अब ये जो क्लासिकल लैंग्वेज हैं ये किस किस सन में आई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। किस किस सन में आई है ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले 2005 कब आई बच्चों? 2005 कब आई? 2005। 2005 के बाद 2000 एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड। पहली क्लासिकल लैंग्वेज आई 2004। पहली क्लासिकल लैंग्वेज आई बच्चों 2004। पहली क्लासिकल लैंग्वेज कब? 2004। फिर 1 साल बाद 2005, फिर 3 साल बाद 2008 और 2008 में 2। एकदम ऐसे याद रखना, एकदम इजी बताऊंगा कैसे, ट्रिक कैसे। फिर 5 जोड़ना है तो 2013 और 2014। ध्यान से सुनिएगा, पहले 4 से शुरू हुआ है और 4 पे खत्म हो रहा है। क्या करोगे? याद करने का जुगाड़ बना रहे हैं। 4 से शुरू हो रहा है और 4 पे खत्म हो रहा है, 1 3 5 का डिफरेंस के साथ। तो 4 1 5 3 8 5 याद रहेगा। समझे कैसे? पहले कब आया बच्चों? 2004। ठीक है। क्लासिकल लैंग्वेज, पहली क्लासिकल लैंग्वेज कब आई? 2004। कौन सी? तमिल। ठीक है। दूसरा कौन सा है? संस्कृत। संस्कृत कब आया? 2005। फिर 2008 में तेलुगु और कन्नड़। फिर मलयालम कब आया? 2013। उड़िया कब आया? 2014। ठीक है। इसको देखते हैं मैप में। मैप में देख लेंगे तो हमको याद रहेगा। मैं बताया था बच्चों, ऊपर तो हिंदी भाषा का प्रभुत्व रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हमें स्पेशली जो जगह याद रखनी है वो इन जगहों को स्पेशली याद रखना है। इन जगहों को स्पेशली याद रखना है। तो सबसे पहले कौन सी भाषा आएगी बच्चों? सबसे पहले तमिल आई। तमिल कहां बोलते हैं? तमिलनाडु में। पहली कौन सी भाषा? तमिल। कौन सी भाषा? तमिल। और यहां पे ले लो संस्कृत। पूरे जगह क्या ले लो? संस्कृत। अरे संस्कृत से ही तो सब आया है। तो मूल भाषा बच्चों ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। इधर किस लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज बोलते हैं वो समझा रहे हैं। संस्कृत क्लासिकल लैंग्वेज है। बोलो क्यों? सभी भाषाओं की सबसे पहली भाषा कौन सी है? संस्कृत। तो सभी भाषाएं कहां से हुई? ऐसी भाषा जो अपना 1500 से 2000 वर्षों से परिवर्तित नहीं हुई है, जो किसी और अन्य भाषा से नहीं ली गई, जिसका स्वतंत्र अस्तित्व रहा हो, जिस भाषा में बहुत सारे साहित्य लिखे गए हो, वो भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज में लिया जाता है। समझ गए? तो संस्कृत का इतिहास अपना रहा है, उससे भाषाएं अलग अलग बनती गई है। उसी तरीके से दूसरा कौन सा रहा है? तमिल। तमिल के बाद बच्चों इसी तरीके से कौन सा रहा है? तो तेलुगु। कि कौन सा रहा है बच्चों? तेलुगु। तेलुगु के बाद अलावा कौन सा भाषा रहा है? तो बच्चों कन्नड़। तो कन्नड़ कहां? कर्नाटक में। मलयालम कहां? तो केरल में। आप देखिए ऐसे पूरा एक एक चीज बता रहे हैं। ये क्या हुआ? मलयालम। ये क्या हुआ बच्चों? कन्नड़। ठीक है। तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम। क्लियर हुआ? और बच्चों लास्ट में, लास्ट द लीस्ट जो है वो उड़ीसा है। भाई कम से कम भाषा का तो दे दो। वैसी सबसे ज्यादा रिचेस्ट मिनरल स्टेट होने के बावजूद बेचारा सबसे गरीब है उड़ीसा। ठीक है, याद रहेगा। सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज आई है बच्चों? तमिल। कब आई? 2004। मैंने बोला ना 1 3 5 के डिफरेंस के साथ याद रखेंगे। 4 से शुरू करेंगे और 4 पे खत्म करेंगे। तो क्या हुआ? 2004। कहां पे खत्म करेंगे? 2014 पे। 4 अब सब पे एक एक साल का डिफरेंस। तो 2004 के बाद एक डिफरेंस आया 2005।
फिर 3 डिफरेंस आएगा, 3 डिफरेंस आ गया, ज्यादा डिफरेंस आ गया तो भैया बच्चों मलयालम 2008, 2005 से 3 2008, और तेलुगु कितना हो गया 2000, ऐसे कन्नड़ भाषा बोलना चाह रहे थे, कन्नड़ भाषा 2008, अगल बगल की भाषा है भाई, अगल बगल एक साथ। फिर मलयालम 2013, ठीक है, अगल बगल भाषा तेलुगु कन्नड़, तेलुगु कन्नड़, फिर मलयालम, फिर तमिल, फिर उड़िया और फिर संस्कृत। ये क्या कहलाएंगे बच्चों? क्लासिकल लैंग्वेज। कितनी क्लासिकल लैंग्वेज है भारत में? 6 क्लासिकल लैंग्वेज। चलो अब ये तो ऐसे ही रहेगा, बाकी क्लासिकल लैंग्वेज के 3-4 शर्तें हैं बच्चों, लिखिएगा 3-4 शर्तें। शास्त्रीय भाषा की शर्तें, पहला, इतिहास पूर्णतः 1500 से 2000 वर्ष पुराना हो, उस भाषा में साहित्य की रचना की गई हो जिसमें किसी अन्य भाषा का प्रभाव ना हो, किसी अन्य भाषा का प्रभाव ना हो, ठीक है। तीसरा, दो ही याद रखो, दो में काम हो जाएगा, और कहानियां हैं सब। साहित्य की रचना की उड़ा दिए हैं, अरे की ऐसे लिखा जाता है ऐसे, पर मैंने क्या कर दिया, घसीटा मार दिया और ऐसे कर दिया है। अब आप समझो, हिंदी मीडियम का बच्चा समझ रहा है, जैसे इंग्लिश में करते हैं ना, अब वो कैसे करते हैं इंग्लिश में, अब आप इंग्लिश, हिंदी वाले नहीं समझेंगे, तुम समझ में आ गया क्या लिखा है, वाइल। हिंदी वाले से पूछो, डब्ल्यू है तो सर समझ में आया, उसके बाद एच, वो भी मुश्किल से समझ में आया, उसके बाद आई है कि नहीं है, नहीं समझ में आएगा, लेकिन उसको समझ में आ गया। ऐसे ही होता है। तो कर्सिव राइटिंग हिंदी में भी करना पड़ता है, मेंस जब लिखोगे तो समझो, उठाना नहीं है पेन, पेन उठाया तो समझ आएगा, वो लिख लिख के आया है, ऐसे घुमाने घुमाने जितना लिखे हैं ना। इस तरीके से आप लोगों का भाषा का जो चीज है वो समाप्त होता है, ठीक है। इसको बोलूं तो अभी जो हुआ है, अभी वापस से चालू होगा।